मैं रोशन अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम में अक्सर नज़र आता है। तो आइए सवाल देखा जाए। सवाल कहता है 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के जिसकी संख्या 378 है के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें, बाद में प्रश्न पर आएंगे। सिक्का 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात मान लेते हैं 3:5। सिक्कों का अनुपात 3:5 है का मतलब ये हुआ 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 5 सिक्के हैं। यही हुआ रेशियो। अगर ये 3 होगा तो ये 5 होगा, ये 6 होगा तो ये 10 होगा, ये 9 होगा तो ये 15 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मूल्यों का अनुपात, तो जो सिक्कों का अनुपात होगा वही मूल्य का अनुपात नहीं होगा। यही हम देखना चाह रहे हैं, यही हम कहना चाह रहे हैं। अगर 50 पैसे का 3 सिक्का ही हमारे पास है तो हमारे पास रुपया कितना होगा, या 150 पैसा कहिए या 1.5 रुपया कहिए। और 25 पैसा का अगर 5 सिक्का है तो हमारे पास 125 पैसा है, या 1.25 रुपया कहिए, 125 पैसा। तो आप देखिएगा इसका रेशियो क्या आएगा, 6:5। तो सिक्कों का अनुपात क्या था, 3:5, और मूल्यों का अनुपात क्या हो गया, 6:5। मूल्य का अनुपात बदल गया ना। यही हम कहना चाह रहे थे, जो सिक्कों का अनुपात होता है वही मूल्यों का अनुपात होना ज़रूरी नहीं है, मूल्य का अनुपात अलग होगा। और ये मूल्य है और ये सिक्का है। हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। अब आइए सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के मूल्यों का अनुपात, मूल्य का अनुपात क्या दिया है, 13, 11 और 7। मतलब अगर 13x सिक्का यहाँ होगा, 13x रुपया यहाँ होगा तो 11x रुपया यहाँ होगा, 7x रुपया यहाँ होगा। ये रुपया है, मूल्य है, ये सिक्का नहीं है, ये मूल्य है। मतलब 1 रुपया वाले जितने सिक्के हैं, 1 रुपया वाले सब मिलकर 13 रुपया है, तो 11 रुपया 50 पैसे वाले सब मिलकर कितने हैं, 11 रुपया, और 25 पैसे वाले सब मिलकर कितने सिक्के हैं, तो आप मूल्य कितने हैं, तो आप क्या कहिएगा, 7 रुपया। अब इस मूल्य को सिक्का में बदलेंगे। अभी हम सिक्का को मूल्य में बदल कर दिखाए। अब आइए इसको मूल्य को सिक्का में बदलें। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या यहाँ 13x होगा। अगर यहाँ 13x है तो यहाँ भी 13x होगा। 1 रुपया का सिक्का नहीं बदलता है, 1 रुपया का सिक्का उतना ही होगा जितना रुपया होगा। आप देखिए, आपके पॉकेट में 5 सिक्का है 1 रुपया वाला, तो कितना रुपया होगा, तो 5 रुपया। आपके पास 10 रुपया है और सब 1 का सिक्का है, तो कितना सिक्का होगा, 10 सिक्का। जितना रुपया उतना सिक्का, जितना सिक्का उतना रुपया। तो ये नहीं बदलता है, ये जितना होगा उतना ही होगा। लेकिन 50 पैसा बदलेगा। आपके पास 1 रुपया अगर है और सिक्का 50 पैसा वाला है तो 2 सिक्का जरूरी है, क्योंकि 2 सिक्का होगा तभी 1 रुपया होगा। तो आपके पास यहाँ 11 रुपया दिख रहा है तो आपके पास 22 सिक्का होगा तब ना 11 रुपया होगा। तो ये होगा 22x। हम गुना नहीं कर रहे हैं, हम क्यों होगा वो दिखाना चाह रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 2 से गुना कर दें कि 2 से भाग कर दें। आप सीधा देखिए, ये रुपया है, आपके पॉकेट में 11 रुपया है और सब 50 पैसा का सिक्का है, तो कितना सिक्का होगा, 11 का आधा कि 11 का दुगना, तो दुगना नहीं। 2 सिक्का मिलेगा तो 1 रुपया होगा, तो 22 सिक्का मिलेगा तब ना 11 रुपया होगा। तो ये 22 सिक्का होगा तब तो 11 रुपया होगा। अब कहता है 7 रुपया है और सब 25 पैसा का सिक्का है। 25 पैसा का 4 सिक्का मिलता है तो 1 रुपया होता है, जान ही रहे हैं।
तो यहाँ 7 रुपया है, यानी 7 गुना 4 28 सिक्का होगा तब तो होगा। तो यहाँ सिक्कों की संख्या क्या होगी? 28। ये सिक्का और ये सिक्का, सब सिक्का मिलकर कितना? 378। अब कहिए कि इसको सिक्का में कन्वर्ट क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? सिक्कों की संख्या। जो दिया होगा उसी के रूप में आपको जाना होगा। यहाँ रुपया दिया होगा तो रुपया के फॉर्म में जाना होगा, यहाँ सिक्का दिया होगा तो सिक्का के फॉर्म में जाना होगा। चूँकि हमारे पास सिक्का था तो सबको हमने सिक्का में चेंज किया। अब आइए सबको जोड़ते हैं, 63x बराबर क्या? 378। ये कट जाएगा, x बराबर 6, x का मान 6 निकला। अब आपका सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है 50 पैसे वाले सिक्के। तो कहाँ है 50 पैसे वाले सिक्के? यहाँ है। आप यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ये रुपया है। 50 पैसा वाले सिक्के से कितना रुपया है तो ये आंसर होगा। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या? ये है ना सिक्का, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? इसके सामने सिक्कों की संख्या, और ये क्या है? मूल्य। तो ये सिक्का है तो यहाँ मान रखेंगे, यहाँ नहीं। तो सिक्कों की संख्या क्या? 22x। नहीं, जो आपको चाहिए वो क्या है? 22x, यानी 22 गुना क्या? 6 बराबर 132। इसको लिख दीजिए 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के। आपका आंसर होगा 132। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल वही है, परिवर्तन क्या किया है? हमारे पास वहाँ सिक्का था और यहाँ क्या दे दिया है? मूल्य। पिछले क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया था? मूल्यों का अनुपात। यहाँ क्या दे दिया है? सिक्कों का अनुपात। यही उल्टा करेगा। जब यहाँ सिक्कों का अनुपात देगा तो यहाँ मूल्य देगा, और यहाँ मूल्यों का अनुपात देगा तो यहाँ सिक्का देगा। यही उल्टा होगा, और इस सवाल में कोई और सवाल होता नहीं है। इतना ही फर्क होगा, और इसी बात को हम लोग समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं सिक्कों की संख्या, और अगला क्वेश्चन में है रुपया। दोनों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन तो हम लोग समझ ही चुके हैं और उसी को लगभग फोटोस्टेट करेंगे। आइए देखा जाए। क्वेश्चन कहता है सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात क्या दिया है? 5:6:8। यानी सिक्कों का अनुपात 5:6:8 है। तो सिक्कों की संख्या हम लोग ये मान सकते हैं, सिक्कों की संख्या 5x, 6x और 8x। नहीं, अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा, ये 5 दूना 10 होगा तो ये 6 दूना 12 होगा। मतलब जो भी कॉमन होगा वो सब में होगा। ये 5x होगा तो ये 6x होगा, ये 8x होगा। तो तीनों का हम लोग क्या ले लिए? संख्या। सिक्कों की संख्या, यानी 1 रुपया वाला सिक्का ये है तो 50 पैसा वाला सिक्का ये है, और 25 पैसा वाला सिक्का ये है। ये है सिक्कों की संख्या। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? रुपया, यानी मूल्य, यानी वैल्यू। तो इसको मूल्य में बदलते हैं। 1 रुपया वाला सिक्का जितना होगा ना, उसका मूल्य उतने होगा। पिछले क्वेश्चन में आप समझ चुके हैं। अब आइए 50 पैसा वाला अगर 6 सिक्का है आपके पास तो रुपया कितना होगा? तो आप कहिएगा 3। 50 पैसा वाला कितना सिक्का? 6 सिक्का। तो रुपया कितना होगा? 3। ये 6 है तो 3 होगा कि 12 होगा? 12 नहीं होगा। हमारे पास 6 सिक्का है। 6 सिक्का जोड़ लीजिए। 6 सिक्का कितना होता है? 6 सिक्का 3 रुपया होता है। 3 रुपया लिखिए। फिर 25 पैसा वाला अगर आपके पास 8 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 4 सिक्का 1 रुपया, 4 सिक्का 1 रुपया। यानी अब आपके पास यहाँ 2 रुपया होगा। तो ये रुपया, ये रुपया, ये रुपया, इसको हम लोग बदल दिए किस में? मूल्य में। ये सब मूल्य है, और ये मूल्य किसके बराबर होगा? तो दिया हुआ है। सब मिलाकर कितना रुपया है आपके पास? 60 रुपया। ये सब भी रुपया और ये भी रुपया बराबर होगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे 10x बराबर क्या? 60, x बराबर क्या? 6। अब सवाल क्या पूछता है? तो लास्ट लाइन आप देखिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या? सिक्कों की संख्या, ये 50 पैसे वाला, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 6x। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 6x, यानी क्या? 6 गुना 6 यानी 36। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या? 36। 50 पैसे के सिक्के। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल काफ़ी रोचक सवाल कहता है, गायों और मुर्गों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के दुगुने से 14 अधिक है, तो उस समूह में गायों की संख्या क्या होगी?
यही ना। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन का आंसर लाते हैं, लेकिन इसका और भी विकल्प होगा जो हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आइए ज़रा सा मूल तरीका देखें इसका। माना उस समूह में गायों की संख्या x है, यहाँ गाय की संख्या क्या है x, और मुर्गा कितना है y, ये संख्या हम लोग मान लिए। इसके बाद आपका सवाल कहता है पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के दुगुने से 14 अधिक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता बढ़ेगा, हम लोग इतना लंबा सेंटेंस बोले भूल गए। आइए ज़रा सा लिखिए इसको। पैरों की संख्या, और ये पैरों की संख्या कहाँ से? क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। क्वेश्चन के द्वारा कहा जा रहा है पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के। तो सिरों की संख्या क्या? ये सिर कितना होगा? जितना जानवर, जितना गाय उतना सिर, और जितना मुर्गा उतना सिर। तो सिरों की संख्या इतने न होगा। उस समूह में कितने x गाय और y मुर्गा, तो कुल सिर x प्लस y। क्वेश्चन कहता है पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के दुगुने से भी 14 अधिक है, तो इससे भी 14 अधिक है। तो ये क्या हुआ? पैरों की संख्या क्वेश्चन के अनुसार पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के दुगुने से 14 अधिक है। तो ये पैर की संख्या कहाँ से मिला? सवाल से मिला। लेकिन पैर का संख्या तो हम लोग भी काउंट कर सकते हैं ना, पैर हम लोग नहीं गिन सकते हैं। x गाय है तो कितना पैर होगा पता नहीं चलेगा, तो हम लोग भी पैर की संख्या निकालते हैं। हम लोग फिर से लिखते हैं पैर की संख्या या पैरों की संख्या। पैरों की संख्या कितना? x गाय है तो 4x पैर होना चाहिए, और y मुर्गा है तो कितना पाँव? 2 पाँव नहीं। तो पैरों की संख्या ये जो है ये हम लोग काउंट किए, और पैरों की संख्या ये है जो क्वेश्चन के अनुसार है। लेकिन दोनों तो पैरे का संख्या है ना, दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? ये भी पैर, ये भी पैर, तो दोनों को हम लोग बराबर करके लिख सकते हैं। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 2y बराबर क्या? यहाँ बराबर 2x प्लस 2y प्लस 14। अब 2y कैंसिल, अब 4x माइनस 2x बराबर 14, 2x बराबर 14, और ये कट जाएगा x बराबर क्या? 7। अब पता चला उस समूह में गायों की संख्या क्या? उस समूह में गायों की संख्या 7। हम नहीं समझ रहे हैं कि कहीं दिक्कत होनी चाहिए। गाय मान लिया x, मुर्गा मान लिया y। क्वेश्चन बोला कितना पाँव, तो उसके सिर के संख्या के दुगुने से भी 14 अधिक। तो सिर का संख्या ये हुआ x प्लस y, के दुगुना तो 2 से गुना कर दिए, से 14 अधिक तो से 14 अधिक लिख दिए। तो ये क्या निकला? ये पैर की संख्या, और पैर तो हम लोग भी गिन सकते हैं। x गाय है तो 4x होगा ना। पैर की संख्या याद है, बचपन में हम लोग पढ़े थे, गाय एक चौपाया जानवर है, तो गाय को 4 पैर और मुर्गा को 2। तो गाय का इतना पैर और मुर्गा का इतना पैर, तो कुल पैर की संख्या हम लोग भी काउंट कर सकते हैं ना। तो हम लोग काउंट किए, ये भी पैर की संख्या, ये भी पैर की संख्या, दोनों को बराबर लिख दिए, दोनों पैर हैं। अब दोनों बराबर लिख दिए तो x का मान आ गया, यानी गाय की संख्या क्या? 7। तो हम लोग का आंसर आया। अब इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं क्या कि एक बार फिर से देखिए। नहीं, अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें अगर पूछा जाए मुर्गा का संख्या क्या, तो मुर्गा का संख्या कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि मुर्गा का संख्या अगर प्रभाव डालता यहाँ तो एक समीकरण से 2 वेरिएबल का मान नहीं निकलता। कभी भी आप 2 वेरिएबल का मान एक समीकरण से निकालें हैं क्या? 2 वेरिएबल होता है तो 2 समीकरण चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हम लोग एक ही समीकरण से 2 वेरिएबल का मान निकल गया क्या? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मुर्गा का कोई भी संख्या हो वो प्रभाव नहीं डालेगा, ये फर्क गाय के संख्या से हो रहा है। इसलिए मुर्गा का कोई भी संख्या होगा तो चलेगा। मुर्गा इस समूह में 1 होगा तो वैलिड होगा, मुर्गा का संख्या 2 होगा तो वैलिड होगा, मुर्गा का संख्या 3 होगा तो वैलिड होगा। इसलिए मुर्गा का संख्या यहाँ हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। आइए ज़रा सा इसका दूसरा विकल्प देखा जाए।
गायों और मुर्गों के समूह में मान लेते हैं एक गाय खड़ी है, तो आप क्या देखिएगा, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुने से 2 अधिक है। सारे मुर्गे को 2 पाँव, गाय को भी मान लीजिए 2 पाँव होता तो हमेशा पाँव की संख्या क्या होता, सिर की संख्या से दुगना। लेकिन गाय को 4 पाँव है, इसलिए 2 पाँव क्या हो गया एक्स्ट्रा, नहीं, दुगुना से 2 पाँव अधिक होगा ना। अगर गाय को भी कल्पना कीजिए कि 2 पाँव होता तो क्या होता, हमेशा दुगना होता, दुगना से ज़्यादा होता क्या, तो दुगना से ज़्यादा किसके कारण हो रहा है, तो गाय को 2 पाँव और है, 2 के अलावा 2 पाँव और है, तो एक गाय को शामिल करने से 2 पाँव एक्स्ट्रा होता है ना। बस आंसर आपके पास कि 2 पाँव एक्स्ट्रा हो, इसके लिए गाय की संख्या क्या हो 1, और 14 पाँव एक्स्ट्रा हो, इसके लिए गाय की संख्या क्या हो, आंसर क्या है 7, ये आपका आंसर है। क्या इस बात को समझने में कोई परेशानी क्या, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाँव की संख्या दुगना से ज़्यादा क्यों हुआ। आप फिर से एग्जांपल लीजिए, अगर ये बात नहीं समझ पाए तो आइए फिर से एग्जांपल लेते हैं। अब उस समूह में हम लोग होते हैं, गाय नहीं, हम लोग होते हैं, यानी हम मानव जाति का बात कर रहे हैं, और उसी समय में कुछ मुर्गे को रख देते हैं, तो अब हम लोग पैर की संख्या काउंट करते हैं तो क्या होगा कि पैर की संख्या सिर की संख्या से हमेशा दुगना होगा, दुगना से ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा। तो दुगना से ज़्यादा किसके वजह से हुआ, तो गाय के वजह से। एक गाय उस समूह में होती है तो पैर की संख्या दुगना से हमेशा 2 ज़्यादा होगा, तो 2 ज़्यादा पाँव चाहिए तो कितनी गाय की आवश्यकता है उस समूह में, 1। 2 पाँव आपको एक्स्ट्रा चाहिए दुगना से, तो कितनी गाय की आवश्यकता है, 1, तो 14 पाँव का एक्स्ट्रा गाय चाहिए, एक्स्ट्रा पाँव चाहिए दुगना से, तो कितना गाय, हाँ 1/2 गुना 14, एक नियम, तो आंसर क्या होगा 7, यानी गाय की संख्या 7। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं, हम आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं, अगर आप समझे हैं तो आप जवाब तुरंत मन ही मन देंगे। हम आपसे पूछेंगे सवाल कि किसी समूह में, गायों और मुर्गों के किसी समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुने से 20 अधिक है, तो गाय की संख्या क्या होगी, हाँ झट से आंसर दे रहे हैं आप, क्या 10, क्योंकि एक गाय है तो 2 पाँव एक्स्ट्रा हो रहा है, और 10 गाय है तो 20 पाँव एक्स्ट्रा होगा। चलिए बहुत अच्छा, आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह थल और पानी का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा वर्ड से हम लोग भयभीत हो रहे हैं कि वर्ड सारा लग रहा है कि हम लोग गणित को छोड़कर ज्योग्राफी में चले गए हैं, कोई बात नहीं। आप देखिए, कहता है संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी, यानी भूमि मिट्टी नहीं, भूमि और पानी, भूमि का भाग कितना है और पानी का भाग कितना है, उसका अनुपात क्या दिया है 1:2। ये अनुपात कहाँ है, ये अनुपात पूरे पृथ्वी का है। अगर पूरा पृथ्वी है तो पूरे पृथ्वी पर ये अनुपात 1:2 है। लेकिन क्वेश्चन कहता है उत्तरी गोलार्ध शायद आप जान रहे होंगे कि ये अगर विषुवत रेखा है तो इसके बीचों बीच एक रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो पूरे पृथ्वी पर ये रेशियो 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध में ये रेशियो क्या है 2:3 है। तो पूछता है कि दक्षिणी गोलार्ध में रेशियो क्या होगा। उत्तरी गोलार्ध में पूरे पृथ्वी पर कितना 1:2, उत्तरी गोलार्ध में कितना इतना, तो दक्षिणी गोलार्ध में x/y, यही इसी का मान चाहिए, यही आपका आंसर है। x/y मान लिए कि दक्षिणी गोलार्ध में यह रेशियो x/y है तो x/y का ही मान चाहिए। आइए इसका हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन मोटा मोटी हम लोग समझ चुके हैं। आइए पूरे पृथ्वी का अनुपात 1:2। 1:2 का मतलब होता है 1 भाग पृथ्वी और 2 भाग पानी, यानी 1 भाग और 2 भाग 3 भाग, यानी जो भी संख्या होना चाहिए वो 3 से कटने वाला संख्या हम लोग मानेंगे।
और उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात 2:3 है, तो 2 और 3 का मतलब 5, 2 भाग और 3 भाग, 5 भाग, 5 भाग में से 2 भाग यानी 2/5 भाग, यानी ऐसा संख्या हम लोग लें जो 5 से भी कटे और इससे 3 से भी कटे। तो 5 और 3 से कटने वाला संख्या 15 होता है, तो हम उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल 15 मान लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल 15 मान लेते हैं, तो पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखिए, डरने का आवश्यकता नहीं है कि अभी तक हम लोग 100 मानते आ रहे हैं। 100 मानना ज़रूरी नहीं है। 100 हम इसलिए मानते हैं कि हमको 100 मानने सिखाया गया था, लेकिन सिखाया कब गया था? जब हम लोग 9th में पढ़ रहे थे, 10th में पढ़ रहे थे। वहाँ हम लोग को दिखाना था प्रोसेस क्या है। यहाँ प्रोसेस नहीं दिखाना है, यहाँ आंसर दिखाना है। आंसर ऑप्शन ए होगा कि बी होगा। आंसर जितना जल्दी आए उतना बढ़िया। अगर इस क्वेश्चन के प्रोसेस इस क्वेश्चन का मूल तरीका हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि 25 मिनट आपका बर्बाद हो जाएगा। आप इसका हल सभी किताब में आप उलट कर देख लीजिए, आपका वक्त बर्बाद ना हो इसलिए मूल तरीका नहीं दिए। हम चाहे कि जल्दी जल्दी आपका आंसर आ जाए, जल्दी आप बनाने सीख जाइए, वहीं हम लोग ज़्यादा वक्त दें। तो 1 2 का मतलब 3 भाग, तो एक तिहाई ये है ना, तो उसी 1 तिहाई का मतलब 1/3 से कटे, और 2 3 5 का मतलब 1/5, यानी ये 2/5 है, यानी 5 से कटे। 3 से कटने वाला और 5 से कटने वाला 15, यानी इसका क्षेत्रफल 15 लेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल 15 हो जाएगा। तो 15 15 30 है। आप 60 भी ले लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहिएगा कि हम लोग रट के जाएंगे 30, नहीं, आप 60 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, 6000 ले लीजिए। बस हम ये चाहते हैं कि ऐसा संख्या लीजिए जो 1/5, 2 3 5 है ना, 1/5 और 1/3, 3 और 5 दोनों से कटे, फिर कोई समस्या नहीं है। देखिए कैसे आंसर आता है। पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30। इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर, इसका भी क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर, तो पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना? 30। पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर, और 30 वर्ग मीटर को हम लोग 1:2 में बांटेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पूरा पृथ्वी 1:2 में बटा हुआ है, किसमें और किसमें? तो मिट्टी और पानी में, भूमि और पानी में। नहीं, भूमि और पानी का अनुपात क्या? 1:2। तो 10 और 20 आप नहीं निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसे पेन लगाइए, x + 2x बराबर क्या? 30। दोनों मिलके क्या? 30। तो 3x बराबर क्या? 30, x बराबर क्या? 10, और 2x बराबर क्या? 20। ये आप ऐसे मुजावाने भी कर सकते थे, इसीलिए हम लिख दिए। अब इधर आ जाइए। अब ये तो हम बात किए पूरे पृथ्वी का, अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तरी गोलार्ध का। वही काम करने जा रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल कितना? 15, और ये बटेगा किस फॉर्म में? 2:3 में। तो 2:3 में इसको बांटेंगे, ये 6 और 9 होगा। और ये आया कैसे? जैसे ये निकाले हैं, आप इसको भी निकाल लीजिए। देखिए तो 2x और 3x बराबर क्या? 15। उत्तरी गोलार्ध को किस रेशियो में बांटना है? 2:3 में, और उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल कितना है? 15। तो 2x और 3x दोनों मिलके 15 होगा कि नहीं होगा? होगा। 5x बराबर 15, x बराबर क्या? 3, और x बराबर 3, तो 2x बराबर 6 और 3x बराबर 9 हुआ। तो अब आप देखिए, अब सिर्फ आपको आंसर देना है और कुछ नहीं। पूरे पृथ्वी पर भूमि कितना? तो 10 वर्ग मीटर, और उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितना? 6। तो पूरे पृथ्वी पर 10 वर्ग मीटर और उत्तरी गोलार्ध में 6, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना? 10 - 6 यानी क्या? 4। अब पूरे पृथ्वी पर जल कितना? 20, और उत्तरी गोलार्ध में जल कितना? तो पूरे पृथ्वी पर 20 और उत्तरी गोलार्ध में 9, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना? 20 - 9 यानी क्या? 11। यही आपका आंसर है, ये दक्षिणी गोलार्ध का मान है। इस बात को समझने में दिक्कत? आइए एक बार फिर से समझा देते हैं। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग थोड़ा एकाग्र होते हैं तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। इसी क्वेश्चन को आप बुक में देखेंगे तो वहाँ 3 वेरिएबल लिया है। हम क्या किए? पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल 30 माने, और 30 को 1:2 में बांट देंगे तो 10 और 20 होगा क्या? तो पूरे पृथ्वी पर पानी कितना? 10 भाग। पूरे पृथ्वी पर मिट्टी कितना? 10 भाग। पानी कितना? 20 भाग। अब आइए उत्तरी गोलार्ध का बात करते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में मिट्टी कितना? 6 भाग। पानी कितना? 9 भाग। तो पूरे पृथ्वी पर 10 भाग और उत्तरी गोलार्ध में 6 भाग, तो 10 में 6 घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का मान नहीं निकलेगा? 4। फिर पूरे पृथ्वी पर पानी कितना? 20। उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना? 9। तो 20 में 9 घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का मान नहीं बताएगा? दक्षिणी गोलार्ध का मान। यही आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी, मदिरा यानी शराब,
शराब तथा पानी का अनुपात 3:1 है। मतलब शुरू में दोनों किस रेशियो में है? 3 है, 3:1 के अनुपात में। ये रेशियो जो है हमारा वो 3:1 में है। अब क्वेश्चन कहता है उस मिश्रण से कुछ भाग निकाल लेना है, और जब निकालेंगे तो दोनों चीज़ निकलेगा, कुछ शराब भी कुछ पानी भी मिला हुआ है, और जितना आप निकालिएगा ना उतना ही आपको पानी मिलाना है। मिलाना क्या है? सिर्फ पानी। और इसके बाद दोनों बराबर बराबर हो जाए, यानी उस बर्तन में जितना शराब उतने पानी, अंत में क्या हो जाए? जितना शराब उतना ही पानी। यही सवाल है, और ये सवाल आप सेट में बार बार देखे होंगे। एसएससी का सेट उलट कर आप देखिएगा तो आपको हमेशा ये सवाल दिखेगा, 1-2 सेट के बाद आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग एकदम कम से कम समय में बनाएंगे। ज़रा सा मूल तरीका देखिए, नहीं फिर हम लोग इस क्वेश्चन पर भी कुछ कैंची चलाएंगे। सवाल ये है कि अभी एक बोतल में 3x लीटर शराब है और उसमें x लीटर पानी है, यानी कुल मात्रा क्या है? 4x लीटर। अब जब निकालेंगे कुछ भी भाग तो दोनों चीज़ निकलेगा। तो माना a लीटर निकालेंगे, a लीटर हम लोग निकालेंगे, हम लोग a लीटर निकालेंगे तो क्या सिर्फ शराब ही निकलेगा? नहीं। सिर्फ पानी ही निकलेगा? नहीं, दोनों चीज़ निकलेगा। तो आइए देखिए, अभी 4x में शराब कितना है? तो आप कहिएगा 3x। अभी टोटल कितना है? 4x, उसमें शराब कितना है? 3x। 4x में शराब 3x, 1 लीटर में शराब कितना? 3x/4x, और a लीटर में शराब कितना? तो 3x/4x गुना a, x और x कट जाएगा, यानी कितना? 3/4a। 3a/4 लीटर शराब बाहर निकल जाएगा वहाँ से। इसी तरह कुछ पानी भी निकलेगा, देखिए कितना पानी निकलेगा। अब 4x लीटर में पानी कितना है? x लीटर। 1 लीटर में पानी कितना होगा? तो x/4x। और a लीटर में पानी कितना होगा? a लीटर में क्यों? क्योंकि यही लीटर निकाल रहे हैं। x/4x गुना a, इतना होगा, ये कट जाएगा, यानी क्या? a/4 लीटर। यानी आप जान रहे हैं उस मिश्रण से इतना शराब निकलेगा और इतना पानी निकलेगा। अब आइए उसका रेशियो हम दिखाते हैं। शुरू में शराब कितना था? 3x, और पानी कितना था? x। शराब कुछ बाहर निकला ना? हाँ, आप कह रहे हैं बाहर निकला। कितना बाहर निकला? घटा दीजिए, 3a/4। इतना शराब बाहर निकला। पानी भी निकला। पानी कितना बाहर निकला? a/4। लेकिन ये तो सिर्फ निकाले हैं, कुछ मिलाने का भी आदेश है। क्वेश्चन कह रहा है जितना लीटर निकालिएगा उतना ही आपको मिलाना भी है। क्या? पानी, सिर्फ पानी। तो अब आइए पानी मिला देते हैं। पानी कितना मिलाना होगा? a लीटर, क्योंकि आप a लीटर निकाले थे। तो अब देखिए इन दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला बराबर बराबर, मतलब क्या? 1:1। 1:1 को भी बराबर बराबर बोलते हैं। तो ये और ये, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। अब इस दोनों को हम लोग हल करें और a का मान निकालें। आइए मान निकालते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? 3x माइनस 3a/4 बराबर क्या? x। और ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 3a/4, चूँकि ये माइनस है ना। देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। x इधर आएगा तो माइनस होगा, ये क्या होगा? 2x, क्योंकि 3x में x जाएगा 2x, और ये माइनस है उधर जाकर प्लस होगा, ये होगा 6a/4। अब 2 को वहाँ भेज देते हैं, या 2 को इसको काट देते हैं 3 बार में। x का मान क्या निकला? 3a/4। यानी आप x का मान इतना या a का मान कितना आप लिख सकते हैं? 4x/3 बराबर क्या? a। आपको a का ही मान निकालना था, x का मान नहीं निकालना है। a का मान क्यों निकालना है? आप कहिएगा x का भी तो मान निकाल सकते हैं, x भी तो वेरिएबल है। नहीं, आपका क्वेश्चन है a लीटर, यही डिमांड है, इसलिए a का मान निकालना चाहिए। तो a का मान आप क्या निकाले हैं? 4x/3। और अब बताना है कौन सा भाग। तो आप देखिए, आप टोटल शराब या टोटल मिश्रण कितना था?
टोटल मिश्रण था 4x और आप निकाले कितना 4x/3, ये कट के क्या आएगा 1/3, यानी आपका आंसर होगा क्या 1/3। आप 1/3 भाग निकाले। आपने क्या निकाला a का मान कितना है 4x/3, यानी 4x/3 आपने निकाला कितना में 4x में। आपने 4x/3 इतना निकाला, जबकि मिश्रण कितना है 4x, तो इतना निकाला, इतना में तो कौन सा हिस्सा हुआ। जैसे 2 लीटर निकाले और टोटल है 10 लीटर, तो कौन सा हिस्सा हुआ 2/10, 1/5। उसी तरह इतना आप निकाले कितना में 4x में, तो ये कौन सा हुआ, तो ये 4x कट जाएगा 1/3, यानी आपने निकाला कितना भाग 1/3 भाग। देखिए मूल तरीका से आप आए हैं तो आपको देखिए इतना गीत गाना पड़ा है, और हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार फिर से देखिए। क्यों? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। बार बार ये सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलता है, और एग्ज़ाम में आप इतना वक्त दीजिएगा तो शायद बहुत सारा सवाल आपका अगला छूट जाएगा। इसलिए इस सवाल पर एक बार और अच्छे से फोकस किया जाए। देखिए शुरू में ये 3:1 था, बाद में ये 1:1 हो गया। रेशियो बदल रहा है, क्या मात्रा बदलेगा क्या? आप सोचिए, जितना मिश्रण था उसमें से अगर 1 लीटर मिश्रण निकाले हैं तो 1 लीटर पानी तो डाल ही दिए, तो मिश्रण जितना था उतने हो गया। रेशियो बदल गया होगा। जैसे आप शरबत है, शरबत में चीनी पानी है, थोड़ा सा शरबत आप नीचे गिरा दीजिए और जितना गिरा दिए उतना पानी भर दीजिए, शरबत तो उतना ही होगा, लेकिन उसमें रेशियो बदल जाएगा, उसका मिठास चेंज हो जाएगा, लेकिन मात्रा तो उतना ही हो जाएगा ना। तो हम मात्रा पर फोकस कराना चाह रहे हैं। और मान लेते हैं ये 3 लीटर है, ये 1 लीटर है, इसमें 4 लीटर है, तो बाद में भी 4 लीटर होगा। अभी 4 लीटर है तो बाद में भी 4 लीटर होगा। उसका रेशियो बदल रहा है, मात्रा वही होगा, क्योंकि जितना आप निकाल रहे हैं उतने आप मिला रहे हैं। तो ये 4 लीटर है तो यहाँ भी 4 लीटर होगा, और 4 लीटर होगा तो 2 और 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहता है क्या दोनों बराबर हो। बराबर हो तो 4 लीटर में ये 2 लीटर होगा, तो ये भी 2 लीटर होगा ना। तो ये भी 2 और ये भी 2। तो आप देख रहे हैं क्या, पानी को देखिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि पानी में 2 प्रक्रिया, क्या शुरू में कुछ पानी आप निकाले थे और फिर कुछ पानी आप मिलाए, तो पानी में 2 प्रक्रिया। लेकिन शराब में सिर्फ एक ही प्रक्रिया, क्योंकि शराब सिर्फ निकाले हैं। शराब बाद में मिलाए क्या? शराब तो बाद में नहीं मिलाए, शराब सिर्फ निकाले हैं। तो आप गौर से देखिए, ये शराब कितना, तो आप कहिएगा 3 लीटर। अब बाद में शराब कितना दिख रहा है, तो 2 लीटर। तो आपने कितना निकाला, तो आप कहिएगा 1 लीटर। और कितना में, तो शराब 3 लीटर है ना। तो 1 लीटर आपने निकाला कितना में, 3 लीटर में। तो कौन सा हिस्सा निकाला, तो आप कहिएगा हमने 1/3 निकाला। आया क्या समझ में? बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।